morning, all of you. Welcome back to Anis English Academy. This is Sonia. In today's video, let's continue our series जहाँ मैं आपके साथ MCQs डिस्कस कर रही हूँ. These MCQs from जितना भी आपका UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन हुआ है अब तक, एज वेल आपका जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हुआ है, सेट एग्जामिनेशन. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट जो आपसे रिपीटेड टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. आई जस्ट ओनली इंक्लूड इन दिस लिस्ट ऑफ माइंड. फाइनली हम लोग 251 क्वेश्चन पर रीच कर चुके हैं. इससे पहले मैं 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ गो एंड वॉच. मोस्ट क्लैरिटी आपको मिलने वाली है क्योंकि टॉपिक्स दैट आई इंक्लूड repeated in exam of your, right? And direct question you get in your examination if you once complete this series of mine or you practice before your examination. And of course these important क्योंकि आप जब examination से पहले MCQs और PYQs लगाते हैं, it gives you clarity what position you have now, right? So चलिए don't waste time. The tiger is in. So basically this is simple question. मैं आपको बता दूँ विलियम ब्लैकी का ये important work है. English poet, painter and आपके print maker हैं विलियम ब्लैकी, known for mystical vision, symbolism and of course you see उनके major work songs of innocence, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ से आपको क्वेश्चन बेसिकली मिलता है. अभी उन्होंने पूछा ये जो टाइगर है आपका ये बेसिकली कहाँ पर इंक्लूडेड है. सो दिस इंक्लूडेड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट. तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो इनका बेसिकली 1794 में आ रहा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स इन द कलेक्शन. यू सी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इनका कंपेनियन है टू सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का. कई बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं. वंस मोर लेट्स रिवाइज फॉर एग्जाम. 1789 में आया था. तो बेसिकली आप देखेंगे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपको टाइप ऑफ पोएम्स मिल जाएंगी. जैसे अभी हम लोग जो टाइगर की बात कर रहे हैं, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस कलेक्शन. और ये जो पोएम है एड्रेस कर रही है लाइक फियर सम टाइगर, यानी कि यहाँ पे सिंबल क्या दिखा है, पावर, एनर्जी, राइट, डिस्ट्रक्शन. सो यू सी दिस इज इंपॉर्टेंट. और आप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस इन दिस पोएम यू सी 6 क्वाट्रेन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको ईच लाइन जो है वो 4 बेसिकली स्टैंजास में मिल जाएंगी. मतलब 4 लाइन स्टैंजास, 6 क्वाट्रेन्स आपको देखने मिल जाएंगे. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. और इसका जो राइम स्कीम है वी हैव A B, राइट. और आप देखेंगे इसमें रिपीटेशन, एलिट्रेशन, सिम्बोलिज्म एंड रिदमिक यूज किया गया है, जो आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है. मैं आपको बता दूं विलियम ब्लैकी के पोयम से आपको जो लास्ट में यूजीसी नेट के 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड. सो ये सभी पोएम्स उसमें इंक्लूडेड रहती हैं. इनकी हो गई, आपके मेटाफिजिकल पोइट्स हो गए जैसे जॉन डन हो गए, उनकी पोएम्स इंक्लूडेड रहती है, जहां वो आपसे यही क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन 5 क्वेश्चन कि इसमें क्या रिपीटेशन है, क्या एलिट्रेशन है, क्या सिम्बोलिज्म है. तो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है अपने आप को. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 252 द डचेस ऑफ माल्फी. नाउ दिस इज वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम बट यू सी इज सेट इन. अभी उन्होंने इसका सेटिंग पूछा है. एज आई टोल्ड यू क्वेश्चन आपके यही सर्कुलेट होते हैं बट द फॉर्मेट एग्जामिनर चेंज एवरी 6 मंथ. कभी सेटिंग्स पूछ लिया जाता है, कभी ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन पूछ लिया जाता है, कभी कैरेक्टर बेस्ड पूछा जाता है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो बेसिकली लेट्स रिवाइज डचेस ऑफ माल्फी. जॉन वेबस्टर. जॉन वेबस्टर आपके वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़ेकोबियन ड्रामेटिस्ट हैं एंड ऑफ कोर्स जिन्हें हम डार्क वॉयलेंट ट्रेजेडीज के लिए जानते हैं. कंटेम्प्रेरी भी हैं आपके विलियम शेक्सपियर के. और ये इनका फेमस वर्क है द डचेस ऑफ माल्फी. अपार्ट फ्रॉम द वाइट डेविल भी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बाकी लेट्स टॉक अबाउट इसकी जो सेटिंग है, जो बेसिकली क्वेश्चन है, इट्स ऑप्शन नंबर 2 वी हैव, यानी कि माल्फी. माल्फी एक प्लेस का ही नाम है जिसे आप बोल सकते हैं अमाल्फी. ठीक है, अमाल्फी करके, अमाल्फी. ठीक है, तो प्लेस है ये बेसिकली यू कैन सी इटली में, राइट, जहाँ पे डचेस पीपल आपको देखने मिलेंगे. सो ओवरऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली जो ये इनका वर्क है इट वाज रिटन अराउंड 1612 और इसको जो फर्स्ट पब्लिश करा है दैट इज 1623. द ईयर यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ये आपका ज़ेकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है, बेस्ड ऑन है ट्रू स्टोरी फ्रॉम मैटियो एंड बैंडिलो, जो इटालियन नोवेला है. कहीं ना कहीं उस स्टोरी पर बेस्ड ऑन ये पर्टिकुलर इनका वर्क है. एंड यू सी कीप इन योर माइंड एंड यू सी यहाँ पर जो बेसिकली डचेस है वो किस तरीके से सीक्रेटली मैरिज कर लेती है. अभी मैं बहुत ज़्यादा समराइज में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम. अभी वेरी क्विकली नेक्स्ट मूव ऑन. हमारा जो क्वेश्चन है वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. बीर वॉर्म इज बेस्ट नॉन फॉर. तो मैं आपको बता दूं इनका जो कंप्लीट नेम है सर हेनरी बीर वॉर्म. ठीक है,
तो बेसिकली सर हेनरी बीम वॉन, ठीक है। तो ये जो बेसिकली आपके हैं मेजर, आप मान के चलिए इनका जो एसोसिएशन है कहीं ना कहीं, मतलब सटायरिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं ये, एज वेल ये फेमस है विटी एसेज एंड कॉमिक लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक फिगर्स, आप इनको मान के चलिए। एंड ये लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन विट्स एज ए वी कंसीडर आपकी ब्री बियरबॉम, ठीक है। सर हेनरी बियरबॉम को कंसीडर किया जाता है लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन विट्स, ठीक है। सो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अपार्ट फ्रॉम इनके आपको ना कुछ वर्क्स भी देखने मिल जाएंगे, लाइक इन्होंने एसेज दिए हैं, जैसे एंड इवन नाउ, सेवन मैन, द वॉक्स ऑफ मार्क्स बियरबॉम, ठीक है। टाइप्स ऑफ आपको वर्क मिल जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि कौन है, तो ये आपके बेसिकली इंग्लैंड के बेस्ट आप मान के चलिए सेलिब्रेट करते हैं राइटिंग्स अपनी, ऑफ कोर्स वहाँ पे पब्लिक फिगर्स कंसीडर किया जाता है इनको। एंड बेसिकली इन्होंने जो कलेक्शन है अपने, राइट, द येलो बुक करके मैगजीन है, उसमें इन्होंने पब्लिश किया है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इस पर्टिकुलर ऑथर के बारे में। अभी नेक्स्ट क्विकली मूव ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 254। सी दिस इज द क्वेश्चन, हु रोट द ओल्ड मैन एंड सी। दिस रिपीट इन एग्जामिनेशन ऑफ योर मेनी टाइम, मैं आपको बता दूं, और यहाँ से आपको रिवाइज भी करना है। अर्नेस्ट हेमिंगवे का इंपॉर्टेंट वर्क है। ऑप्शन नंबर सी द आंसर वी हैव। अर्नेस्ट हेमिंगवे आपके अमेरिकन नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट हैं, और उनको आइसबर्ग थ्योरी के लिए भी जानते हैं। आइसबर्ग थ्योरी से भी उनका क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर PYQ। अच्छा, ये जो इनका द ओल्ड मैन एंड द सी है, ये नोवेला है विच वॉज पब्लिश 1952 में पब्लिश हो रहा है, और लाइफ मैगजीन में ये फर्स्ट अपीयर हुआ था, लाइफ मैगजीन, ठीक है। तो लाइफ मैगजीन में इट अपीयर्ड फर्स्ट, और आप देखेंगे ये लास्ट मेजर वर्क है ऑफ फिक्शन, जिसे ड्यूरिंग हेमिंगवे की लाइफ टाइम में पब्लिश कराया गया था, और इस वर्क को पुलित्जर प्राइज भी मिला है। पुलित्जर प्राइज ऑल्सो वॉन दिस वर्क 1953 में पुलित्जर प्राइज मिला है। एंड ऑफ कोर्स इसको नोबेल प्राइज लिटरेचर आपके रिसीविंग है हेमिंगवे। सो व्हेन ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1954। कीप इन योर माइंड, इन माई ऑल क्वेश्चन आई रियली इन्फॉर्म यू, जो भी आपको ऑथर, राइटर, प्ले राइट, जिसको भी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है, मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रॉपर क्वेश्चन बनता है। इनका ये एक नोवेला है, राइट, मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर बेसिकली। तो आप देखेंगे इट्स इंपॉर्टेंट, जिसमें सेंटियागो जो एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन होता है, 84 ईयर्स ओल्ड बंदा होता है वो, और कितना ज़्यादा करेजियस होता है सेंटियागो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ना इनके कैरेक्टर से भी क्वेश्चन मिला है। तो आपने द ओल्ड मैन एंड द सी कंप्लीटली इसको प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। 84 ईयर्स नॉट, मतलब यहाँ थोड़ा सा मतलब मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आपको मैं बता दूँ 84 ईयर्स मतलब ये एक ओल्ड पर्सन होता है, नॉट 84 ईयर्स। 84 ईयर्स तो ये डेज तो ये वहाँ पे स्पेंड करता है, कहाँ पर, बेसिकली सी में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर 85 डे होता है जब ये बेसिकली वो जियांटिक जो मार्लिन होती है ना उसको कैच कर लेता है, ठीक है। तो आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, राइट, तो सेंटियागो को वो फिश देखने मिलता है। लेकिन मतलब ये जो स्टोरी है ना, आप देखेंगे कई बार मैं बता चुकी हूँ, इस स्टोरी के अंदर मतलब फाइनली वो रीच नहीं हो पाता, लेकिन हाँ उसको वो पकड़ लेता है। तो 84 डेज विदाउट ईटिंग एनीथिंग, ही जस्ट ट्राइंग टू कैच अ फिश, ठीक है। तो 84 डेज निकल जाते हैं, जब उसको नहीं मिलता, फाइनली 85 डे आता है, जो फाइनल डे होता है जब उसको बेसिकली वो मार्लिन मिल जाती है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि 84 इनका नॉट ईयर है, लेकिन हाँ ये एक ओल्ड मैन है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। और ओल्ड मैन है तो इट मीन्स ये 60 प्लस रहे होंगे, ठीक है। तो यू सी इनका स्ट्रगल दिखाया है इस पर्टिकुलर इस फिशरमैन का, जो सिंबल है करेज और रेसिलियंस का इन दिस पर्टिकुलर नोवेला, राइट। इसके कैरेक्टर जरूर से देख के जाइएगा आप, जितने भी कैरेक्टर्स ऑल्सो वी हैव, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, ओके। अभी लेट्स टॉक अबाउट वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द मैप ऑफ लव। So guys, this is the work which was written by option number A, आदव सोएफ। तो आदव सोएफ जो है आपके इजिप्शियन, जो इजिप्ट के हैं ना, इजिप्ट ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं बेसिकली, और ये पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं और ट्रांसलेटर भी हैं, ठीक है। इनको बेसिकली ईस्ट और वेस्ट रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करते हैं अपनी राइटिंग्स में। और ये जो इनका वर्क आया ना, द मैप ऑफ लव, ये इनका 1999 में पब्लिश हुआ है, और ये इनका एक हिस्टोरिकल रोमांस है, पॉलिटिकल नॉवल है, जिसे बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल नॉवल भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो मेनली सेटिंग है वो इजिप्ट एंड इंग्लैंड में रखा है, जिसमें आपको 2 पैरेलल टाइम्स पीरियड यहाँ पर मेंशन है, लेट 19th
सेंचुरी एज वेल 1990s का जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिचुएशन है ओवरऑल, मतलब 2 इसकी ईयर्स पैरेलल टाइम पीरियड सेटिंग्स रखा गया है. सो दिस इज द वर्क अबाउट इट. मल्टीपल आपको इसमें नैरेटर्स मिल जाएंगे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है इस वर्क के अंदर, मल्टीपल नैरेटर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है टाइप ऑफ फ्रेम करके क्वेश्चन. अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव hermeneutics of suspicion is linked to, this is most important question and of course आपको पता होना चाहिए जो बेसिकली ये आपका टर्म है, राइट, हु कॉइंड दिस टर्म. सो ये जो टर्म है आपका मास्टर ऑफ सस्पिशन, इट एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स एज वेल फ्रेडरिक नीत्शे और सिगमंड फ्रूड. तो आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो मैं आपको बता दूं ये जो बेसिकली मतलब एसोसिएटेड यहाँ पर लिंक्ड पूछा है, तो ये एसोसिएटेड है आपकी फ्रूड, मार्क्स और नीत्शे के साथ. अदरवाइज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मैं लिख देती हूँ नाम यहाँ पे, पॉल रिकोर. ठीक है, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को लेकर, क्योंकि हमारे पास ग्रेट यूजर्स को लेकर क्वेश्चंस बनती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, जेम्स जॉयस, आपके वर्जीनिया वुल्फ एंड विलियम फॉकनर जैसे ऑथर्स हैं जो ग्रेट यूजर हैं आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के, बट दे आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड इट. ओके, सो इन सेम मैनर आप देखेंगे आपके फ्रूड, मार्क्स और नीत्शे जो हैं ये ग्रेट यूजर्स हैं हर्मेनेटिक्स ऑफ सस्पिशन के. अदरवाइज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल रिकॉसर. ठीक है, ये रिकॉसर हैं जिन्होंने इस फ्रेज को, हर्मेनेटिक्स ऑफ सस्पेंशन को, सस्पिशन को बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड किया है अपनी बुक फ्रूड एंड फिलॉसफी. तो इनका एक बुक आया था फ्रूड एंड फिलॉसफी. इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने इस पर्टिकुलर फ्रेज को इंट्रोड्यूस किया है, जो इनका बुक आया था 1965 में. ये सभी इन्फॉर्मेशन आपने अपने पास गैदर करके रखना है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द साउंड एंड द फ्यूरी यूजेस. अब देखिए दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन जस्ट कंसीडर जब आप इसको स्टडी कर रहे हैं, बट यू मस्ट नो अबाउट एंड यू मस्ट रिवाइज्ड व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं और हम ये सोच के छोड़ देते हैं नो वी नो अबाउट इट. तो अगर आपने किसी वर्क को स्टडी करा है तो उसका सेटिंग क्या होता है, उसमें क्या यूज किया, उसमें कौन सी टेक्निक यूज की है, यू कीप इन योर माइंड. So guys, let's revise the Sound and the Fury 1929 written by William Faulkner. William Faulkner one of आपके great user हैं stream of consciousness के, William Faulkner, एंड ऑफ कोर्स अमेरिकन मॉडर्निस्ट राइटर हैं. नोबेल प्राइज भी इनको मिला है लिटरेचर में इन द ईयर 1949. ये चीज़ आपको मैं कई बार रिवाइज करा चुकी हूँ. और बेसिकली इनका जो ये वर्क है द साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में पब्लिश हो रहा है. मॉडर्निस्ट नॉवल है, सदर्न गॉथिक है, साइकोलॉजिकल फिक्शन है, जिसमें आप देखेंगे इसमें आपको मल्टीपल नैरेटर्स मिल जाएंगे, राइट. तो ओवरऑल आप देखेंगे मल्टीपल नैरेटर्स आपको देखने मिल जाएंगे. तो इसमें जो नैरेटिव इन्होंने टेक्निक यूज़ किया, ऑफ कोर्स एक तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिस स्टाइल के लिए हम इनको फेमस कंसीडर करते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखा है, नॉन लीनियर नैरेटिव्स है. तो ओवरऑल इट इज इन 4 सेक्शन, मतलब आपको 4 नैरेटर्स इसमें मिल जाएंगे, लाइक बेंजी कैप्सन, क्वेंटिन कैप्सन, जैसन कैप्सन, 4th and 4th sections. Okay, so and so forth. I have just discussed. Abhi let's quickly talk about the next one. We have The Beggar's Opera is written by. So मैं आपको बता दूं ये जो बेसिकली वर्क है, it is associated John Gay, राइट. ऑप्शन नंबर सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इंग्लिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट हैं और मेंबर भी हैं स्क्रिबलस क्लब के. जॉन गे आपके मेंबर हैं स्क्रिबलस क्लब, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मतलब जिसमें आपको स्विफ्ट एंड अलेक्जेंडर पॉप एंड अर्बतनट भी मिल जाएंगे अलॉन्ग विद. ओवरऑल आपके जॉन गे भी एसोसिएटेड है स्क्रिबलस क्लब से. ठीक है, तो ये जो इनका बेसिकली प्ले है, राइट, सो बैलेड ओपेरा है जो बेसिकली इसको 1728 में फर्स्ट परफॉर्म किया है, राइट, बैगर्स ओपेरा इनका. और आप इसमें देखेंगे इन्होंने ना मतलब मिक्स स्पोकन डायलॉग्स पॉपुलर ट्यून में यहाँ पर मेंशन की, सटायरिकल म्यूजिक ड्रामा आपको देखने मिल जाएगा. सो ओवरऑल इट्स अ सोशल सटायर, जहाँ पर इन्होंने मॉकरी किया है गवर्नमेंट की करप्शन को लेके, लॉ एंड जस्टिस सिस्टम को लेके, एज वेल हाई सोसाइटी के मोरल्स को लेके. होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी लेट्स क्विकली, अच्छा ये चीज़ और ध्यान रखना, 3 एक्ट्स में इट वॉज रिटन. 3 एक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे पॉपुलर इंग्लिश ट्यून्स में, मतलब इसको लिखा गया है विद न्यू सटायरिकल लिरिक्स. ओके, होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. So guys, next question we have 259. Stream of consciousness was first used by, this is PYQ of your examination में पूछा गया है, तो मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूँ. टर्म फर्स्ट यूज बाय विलियम जेम्स.
विलियम जेम्स। ठीक है, सो ये वो बंदा है जिसने फर्स्ट इसे यूज़ किया है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर हैं जिन्होंने इस टर्म को यूज़ किया है अपने वर्क प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जो इनका बेसिकली 1890 में पब्लिश हुआ है। इस वर्क में इन्होंने फर्स्ट इस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है। इनफैक्ट ही डिस्क्राइब द माइंड एज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स लाइक अ स्ट्रीम, जिसमें इन्होंने इस बात को भी बेसिकली बताया है। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन सी द आंसर, विलियम जेम्स बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी ऑल्दो विलियम जेम्स ने क्वाइन तो किया इस टर्म को, लेकिन फर्स्ट मेजर जो लिटरेरी यूज है एसोसिएटेड है बेसिकली आपके, आई एम जस्ट राइटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, इडॉर्ड। ठीक है, इडॉर्ड डुजार्डिन। ठीक है, तो ये जो बंदा है इडॉर्ड डुजार्डिन, ये फ्रेंच राइटर है और अपनी नॉवल इन्होंने फ्रेंच में लिखा था, लेस लॉरियर्स सॉन्ट कैप्स करके 1888 में आया था। कंसीडर फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। तो बेसिकली विलियम जेम्स ने इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड किया है, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल साइकोलॉजी 1890 में। एंड देन आफ्टर जो फर्स्ट वन है जिसने यूज़ किया है एडॉर्ड डुजार्डिन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एज आई टोल्ड यू मैनी टाइम, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस वी हैव टू गो। तो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट यूज्ड बाय बोला है, तो विलियम जेम्स, मतलब कि इनका जो बेसिकली इनडायरेक्टली क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन से है कि कब इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऑब्जर्व थिएटर वाज पॉपुलराइज्ड बाय। So friends, observe theater which repeat in examination of your in different format। तो इसका एसोसिएशन है आपके मार्टिन एजलिन। तो मार्टिन एजलिन है जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया है, मार्टिन एजलिन। ठीक है, तो ये वो हैं जिन्होंने इसको बेसिकली पॉपुलराइज्ड किया है। हंगेरियन आपके ब्रिटिश क्रिटिक हैं और अपनी फेमस बुक द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड करके जो इनका 1961 में आया था, वेयर ही पॉपुलराइज्ड दिस इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई किया था ग्रुप्ड ऑफ अब्सर्डिस्ट जो प्ले राइड है अंडर दिस मूवमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये एक ऐसे टाइप ऑफ ड्रामा को दिखाते हैं जैसे जो मीनिंगलेसनेस होता है, जहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात होती है, इलॉजिकल प्लॉट्स जहाँ पे होते हैं, रिपीटेटिव सर्कुलर डायलॉग्स आपको जहाँ मिलेंगे, नो क्लियर बिगिनिंग और ना ही कोई अपना एंड होता है इसका, अलाइनेशन, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। तो ओवरऑल आप देखेंगे ये सभी आपको फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको अल्बर्ट कैम्यूस, सार्टर, राइट, ये आपको ऑथर्स मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है विद दिस पर्टिकुलर, राइट। तो वी हैव सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गोडॉट, एंड गेम उनका जो वर्क है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अब्सर्डिस्ट प्ले। यूजीन लोनेस्को जिनका द बाल्ड सॉरपानो करके, राइनोसोरस करके आपको इंपॉर्टेंट अब्सर्ड ड्रामा मिल जाएगा, क्योंकि अब्सर्डिस्ट प्ले से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यू हैव प्रॉपर लिस्ट, और मैं प्रॉपर लिस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इन माय प्रीवियस वीडियो। तो अगर आप वंस ओनली रिवाइज दैट पर्टिकुलर लिस्ट, तो आपको वो सारे एग्जांपल्स पता लग जाएंगे जो बेसिकली आपके बेस्ड होने अब्सर्डिस्ट प्ले से। जैसे हमारे पास वेटिंग फॉर गोडॉट, एंड गेम, द बाल्ड सरपांजो, राइनोसोरस, द बालकनी, द मैट्स, राइट, पिंग पोंग प्रोफेसर, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट जो आपके कहीं ना कहीं कनेक्टेड है विद दिस, एंड द डंप वेटर, द बर्थडे पार्टी, द जू स्टोरी, एल्बर्ट एल्बी का। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने उस पर्टिकुलर वर्क में मैंने मेंशन किया है। सो बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस हियर, सो नो नीड टू गो वेरी मच इन डिटेल। अभी द सीगल इज बाय, सो गाइज ये जो आपका वर्क है द सीगल, एसोसिएटेड है आपके एंटन शिकोव के साथ, जो रशियन प्लेराइट है, एंड ऑफ कोर्स शो स्टोरी राइटर है, वन ऑफ फाउंडर भी कंसिडर की जाती है मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा की। ठीक है, ये जो बेसिकली इनका वर्क है द सीगल, ये फर्स्ट मतलब 1896 में आ रहा है, एंड उसके बाद आप देखेंगे इसका रिवाइज्ड वर्जन आ रहा है जब स्टेज पे, दैट केम इन 1898। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बाय द मास्को आर्ट थिएटर। ठीक है, जो बेसिकली जिसकी वजह से ये सक्सेस हुआ, ये जो वॉक है, जो इनका रियलिस्टिक ड्रामा है, ट्रेजिक कॉमेडी है बेसिकली। सो इसको इन्होंने 4 पार्ट, मतलब कि 4 मेजर मतलब इनके प्लेज है आपके, एंटन शिकोव जो है रशियन आपकी जो प्लेराइट है, इनके 4 मेजर प्लेज हैं जिसमें से ये एक है। ठीक है, और इसका जो इन्होंने सेटिंग रखा है वो एक लेक के नियर रखा है, जो बेसिकली इनका रशिया में एक लेक है उसके पास इसकी सेटिंग रखी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एंड सो फोर्थ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन रहा है और इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ PYQ। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
262 in Waiting for the Barbarians, the protagonist is. So guys, this is the novel which was written by Z.M. Coetzee. Z.M. Coetzee. Z.M. Coetzee ने लिखा है, इंपॉर्टेंट है, जिसको 1980 में पब्लिश कराया है. ये इनका पॉलिटिकल नॉवल है. एंड आप देखेंगे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर नॉवल में जो क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रोटैगनिस्ट को लेके, तो वी हैव द मैजिस्ट्रेट. ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैजिस्ट्रेट करके प्रोटैगनिस्ट मिल जाएगा. ही इज अननेम्ड थ्रू आउट द नॉवल, राइट, और कहीं ना कहीं सिंबलाइज कर रहा है एवरी मैन अंडर एम्पायर. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यू कीप इन योर माइंड. Z.M. Coetzee वैसे भी आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सेटिंग से एसोसिएटेड है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो आपका 1997 में अरुंधति रॉय का नॉवल आ रहा है. इज सेट इन, इसे कहाँ सेट किया है, इसको सेट किया है केरला में. केरला में जो एमिनम नाम का एक जगह है वहाँ पर इसकी सेटिंग रखी गई. कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ और ये एग्जामिनेशन में आपसे कई बार पूछा भी है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 264. अभी यहाँ पे क्वेश्चन है द होलो मैन टेक्स टाइटल फ्रॉम. तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं. अभी लेट्स क्विकली रिवाइज द होलो मैन. द होलो मैन बेसिकली पोयम है विच वॉज रिटन इन फ्री वर्ड्स एंड पब्लिश हो रही है 1925 में. ठीक है, एंड इट वॉज रिटन बाय T.S. Eliot. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, T.S. Eliot स्पेलिंग या T.S. Eliot. ओके, तो मॉडर्निज्म का बेसिकली एग्जाम्पल है. तो आप यहाँ पे जो टाइटल के रिगार्डिंग आपको पूछा है, तो जो इसका टाइटल है टेकन फ्रॉम 2 लिटरेरी रेफरेंसेस. ठीक है, तो कंबाइंड बाय जिसको इलियट ने कंबाइन किया है, तो 2 हमारे पास लिटरेरी रेफरेंसेस है. फर्स्ट वी हैव मिस्ता कर्ड्स का ही डेड, मतलब फ्रॉम जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस, राइट. तो जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस से लिया है. एंड नेक्स्ट वी हैव इसका जो रेफरेंस आया है वो ब्रिटिश ट्रेडिशन यानी कि गे फॉक्स डे, यानी कि जहाँ पर चिल्ड्रन जो है आस्किंग मनी वाइल कैरिंग एन इफिशी ऑफ गे. तो ओवरऑल यहाँ पर जो बेसिकली आपसे क्वेश्चन बना है इट इज़ बेस्ड ऑन जोसेफ कॉनरेड. तो जोसेफ कॉनरेड का जो हार्ट ऑफ डार्कनेस आया है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, यहाँ से बेसिकली इसका टाइटल लिया है द होलो मैन का. यू कीप इन योर माइंड, इसमें जो मिस्ता कर्ड्स जब वो डेड हो जाता है तो वहाँ से बेसिकली उस सीन से लिया है. यू कीप इन योर माइंड. अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 265. द टर्म पॉलीफोनी इज बाय. सो गाइज इन माई लास्ट वीडियो ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आपके मिकेल बाख्तिन जो रशियन लिटरेरी थियोरिस्ट हैं, एसोसिएटेड है बेसिकली पॉलीफोनी टर्म से. और इन्होंने ये जो टर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है इनका इंट्रोड्यूस किया है अपनी स्टडी ऑफ फ्योदोर डॉस्तोयेव्स्की नॉवल, राइट. जो इनका फ्योदोर, मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, फ्योदोर डॉस्तोयेव्स्की, जो फ्योदोर डॉस्तोयेव्स्की नॉवल स्पेशली इन प्रॉब्लम्स ऑफ डॉस्तोयेव्स्कीज पोएटिक्स, जो इनका ओरिजिनली 1929 में पब्लिश हो रहा है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 1963 में पब्लिश हो रहा है. प्रॉब्लम्स ऑफ डॉस्तोयेव्स्कीज पोएटिक्स, इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर ये कहते हैं पॉलीफोनी का मतलब होता है मल्टी वॉइस्ड नैरेटिव, मल्टी वॉइस्ड नैरेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे बख्तिन यही बोलते हैं कि जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट वॉइस. मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो कैरेक्टर वॉइस होता है आर इक्वल, फ्री एंड कॉन्फ्लिक्टिंग होता है. सो इस आइडिया को उन्होंने इसी रिगार्ड डिस्कवर किया है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन द नेक्स्ट वन 266. हकलबरी फिन इज नरेटेड बाय. सो फ्रेंड्स आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो हकलबरी फिन है इट इज़ नरेटेड बाय हक, यानी कि हिमसेल्फ, मतलब इट वॉज नरेटेड. ये बेसिकली मार्क ट्वेन का इम्पॉर्टेंट वर्क है. मार्क ट्वेन इम्पॉर्टेंट 1884 में ये पब्लिश हो रहा है. एंड ये बेसिकली जो वर्क है इसमें जो स्टोरी बताई गई है, मतलब ओन कोलोक्वल या फिर डायलेक्ट जो फील्ड लैंग्वेज है उसमें बताया है. ठीक है, तो आप देखेंगे इट्स अ रियलिस्टिक नॉवल, पिकारेस्ट नॉवल ऑल्सो, जिसकी सेटिंग इन्होंने मिसिसिपी रिवर, अलॉन्ग दी मिसिसिपी रिवर रखा है, क्योंकि सेटिंग से भी क्वेश्चन बनता है. सो यू प्लीज कीप इन योर माइंड. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 267. द सेकंड सेक्स इज रिटन बाय. दिस इज इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट विच इज एसोसिएटेड विद सिमोन द वियोर. सिमोन द वियोर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर्स में से एक हैं. 1949 में पब्लिश हो रहा है इन 2 वॉल्यूम्स. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. एंड बेसिकली इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच. ठीक है,
फ्रेंच में लिखा गया था, जो इसका फ्रेंच टाइटल था वी हैव अनदर, और ये बेसिकली फेमिनिस्ट फिलोसफी पर बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट वर्क है, जहाँ पर उन्होंने बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट दिया है सिमोन डी ब्यूवर ने रिगार्डिंग विमेन आर मैड द अदर, द अदर करके विमेन को किस तरीके से बनाया है, द अदर करके बाय द पेट्रियार्टिकल सोसाइटी में। तो वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम्स अ वुमन, वुमन कभी पैदा वुमन नहीं होती है, उसको वुमन बना दिया जाता है उसकी सोसाइटी के थ्रू, उसकी पेट्रियार्टिकल सोसाइटी के थ्रू। ये बेसिकली इन्होंने कोर आइडिया डिस्कस किया अपने इस इंपॉर्टेंट वर्क में, दैट्स वाई द शी कॉल्ड दैट सेकंड सेक्स। ओके, होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है आपके सेकंड वेब फेमिनिज्म का, एंड यहाँ पर जो बेसिकली इस वर्क में कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे अदरनेस हो गया, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना कई बार पूछे गए, तो मैं इंक्लूड कर रही हूँ वो फैक्ट्स यहाँ पे। अदरनेस हो गया, सोशल कंस्ट्रक्शंस हो गया, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन। तो ये जो सभी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, या फिर आप इनको कह लीजिए कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इसी पर्टिकुलर बुक में इनके डिस्कस हुए हैं। फ्रीडम एंड एजेंसी, तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए जो बेसिकली इस वर्क में डिस्कस्ड हुए। होप यू कैन विजिबल नाउ इन प्रॉपर मैनर। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 268 द कैसल इज बाय। सो गाइज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, मैं किसी एक को नहीं बोल रही। द कैसल जो बेसिकली आपके फ्रेंच काफ्का का है, क्योंकि फ्रेंच काफ्का इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो यू अंडरस्टैंड अबाउट। जर्मन है बेसिकली स्पीकिंग बोहेमियन राइटर, राइट, जर्मन स्पीकिंग बोहेमियन राइटर है आपके फ्रेंच काफ्का, जिन्हें हम उनके एग्जिस्टेंशियल, अब्सर्डिस्ट एंड सररियल वर्क्स के लिए जानते हैं। ये इनका एक अनफिनिश्ड वर्क है विच वॉज रिटन 1922, द कैसल, राइट। इसको पोस्टमस बेसिकली पब्लिश कराया था 1926 में। इट वॉज रिटन 1922 एंड इट वॉज पब्लिश 1926 आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रेंच काफ्का। उनके जो फ्रेंड थे मैक्स ब्रॉड ने इसको बेसिकली पब्लिश कराया है। यू कीप इन योर माइंड द फैक्ट्स आई डिस्कस। एग्जाम्पल है जिसकी सेटिंग इन्होंने रखी है, ऑफ कोर्स मिस्टीरियस विलेज, जो एक डोमिनेटेड है बाय अ कैसल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैसल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी, राइट। और इस पर्टिकुलर वर्क से आपको समरी बेस्ड भी क्वेश्चंस मिलते हैं, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस भी मिले हैं एग्जामिनेशन ऑफ योर। जैसे प्रोटैगनिस्ट को लेके पूछा जाता है, जो प्रोटैगनिस्ट है इसमें वो है के, जो एक लैंड सर्वर है, अराइव्स होता है वो इन द विलेज, और किस तरीके से ही ट्राइज टू गेन एक्सेस टू द कैसल अथॉरिटीज, मतलब तो इस पर्टिकुलर वर्क में आपको देखने मिलेगा। नॉवल इनका अनफिनिश्ड है, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, सो एंड सो फोर्थ। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन 269 क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आर्ट फॉर आर्ट सेक इज एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ एसोसिएटेड है, ऑफ कोर्स इट वाज एसोसिएटेड विद, ऑप्शंस में हम देखेंगे वॉल्टर पैटर, क्योंकि वॉल्टर पैटर आपके भी एसोसिएटेड है अलॉन्ग विद यू गेट मोर, मतलब आपको मिल जाएंगे जैसे ऑस्कर वाइल्ड हो गए, आपके J.A. सिमॉन्स हो गए। सो ये आपके 19th सेंचुरी इंग्लैंड के एस्थेटिज्म मूवमेंट से एसोसिएटेड है, और इसी का ये फेमस मोटो है, फेमस फ्रेज है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है। मैंने कई बार आपको डिस्कस किया है। अभी लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉवल विमेन इन लव इज अ सीक्वल टू, द विमेन इन लव इज द सीक्वल टू द रैनवो। द रैनवो जो 1915 में आया था, और उसके बाद में 1920 में आ रहा है आपका विमेन इन लव, जो आपका D.H. लॉरेंस का इंपॉर्टेंट वर्क है। रिपीटेड एग्जामिनेशन ऑफ योर एंड रिसेंटली नेट एग्जामिनेशन का फेवरेट टॉपिक्स है। सन्स एंड लवर्स इनका 1913 में आ रहा है, और द वाइट पीकॉक इनका 1911 में आ रहा है, और इट इज़, यू हैव टू जस्ट कॉमेंट मी, लेडीज चैटरलेज लवर कब पब्लिश हो रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव माय लास्ट डचेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोर्स ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंड इट इज एसोसिएटेड विद रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिसको आप बोल सकते हैं द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स इज अ पोएम बाय, so guys it's a lyric poem which was written by of course Langston Hughes आपके अफ्रीकन अमेरिकन पोइट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एंड प्लेराइट नॉवेलिस्ट भी हैं, और लीडर हैं हार्लेम रेनिसा। ये सभी चीज़ें अब आपने होप रिवाइज कर लिया होगा विद मी। हार्लेम रेनिसा के लीडर हैं, और ये जो इनका वर्क है इट वाज रिटन 1920 में लिखा जा रहा है, जब ये केवल 17 ईयर्स ओल्ड थे। कौन, आपके लैंगस्टन हग्स। तो जब इन्होंने ये लिखा था, जिसको इन्होंने द क्राइसिस जो ऑफिशियल मैगजीन है उसमें इसको इन्होंने पब्लिश कराया था 1921 में। तो ओवरऑल दीज इंपॉर्टेंट
facts are enough to just sustain in your mind regarding this particular poem by Langston Hughes. अभी let's quickly move on. A Passage to India ends with which theme? तो कौन सा वो थीम था जहाँ पर इसका एंड हो रहा था? द अ पैसेज टू इंडिया जो 1924 में आपके E.M. फॉस्टर ने लिखा है. E.M. फोस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है विच वॉज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन. हम लोगों ने बात किया था 3 सेक्शन. अभी वो 3 सेक्शंस भी कौन कौन से हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा. अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी है पॉलिटिकल सेपरेशंस. ठीक है, तो यहाँ से इसका एंड हो रहा है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 274. डेथ बी नॉट प्राउड इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इट वॉज रिटन बाय जॉन डन. ये चीज़ ध्यान में रखें. इंग्लिश पोएट एंड आपके क्रिटिक भी है, नॉट क्रिटिक मैं उनको बोलूँगी एक्चुअली, मतलब मेटाफिजिकल पॉइंट है जॉन डन एंड ही यूज विद कंसीट ऑल्सो, राइट. लीडिंग फिगर है ऑफकोर्स मेटाफिजिकल पोएट्री के. तो बेसिकली इनका जो डेथ बी नॉट प्राउड है ये एक मेटाफिजिकल पोयम है. एंड यू सी ये बेसिकली इनका जो होली सोनेट 10th है, मतलब 10th ऑफ इज होली सोनेट्स. तो इसको इन्होंने कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर उसमें फोकस किया है डेथ, मोरालिटी एंड इमोर्टैलिटी को. बिकॉज फ्रेंड्स ये जो बेसिकली डेथ बी नॉट प्राउड है ये पार्ट है इनके होली सोनेट्स का. एंड इसको भी इन्होंने पोस्टमस पब्लिश कराया था 1633, राइट, आपके जॉर्डन ने आफ्टर द डेथ ऑफ सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 275. हु रोट द सेंसी? सेंसी किसने लिखा है? सो इट रिपीट इन योर एग्जामिनेशन. मैं आपको बता दूं पार्ट है PYQ का. UGC नेट ने पूछा है ये क्वेश्चन और दिस इज एसोसिएटेड विद PB शैली. तो PB शैली जो आपके इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं एंड नॉन फॉर ऑफ कोर्स लिरिक पोएट्री एंड रेडिकल आइडियाज़ के लिए हम इनको जानते हैं. इनका जो ये वर्क आया ना द सेंसी, तो इट वाज रिटन 1819. कीप इन योर माइंड ये इनका बेसिकली वर्ड्स ड्रामा है. तो देखिए आपको ना PB शैली के वर्क से आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि ये ड्रामा है, पोएम है, कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. ठीक है, तो ये आपका वर्ड्स ड्रामा है द सेंसी और ऑफ कोर्स द पार्ट ऑफ ट्रेजेडी. ये ट्रेजेडी है, मतलब इसको क्लासिफाइड किया है एज ए रोमांटिक ट्रेजेडी आप बोल के चल सकते हैं. और इन्फ्लुएंस्ड है ये कहीं ना कहीं एलिजाबेथन जो रिवेंज ट्रेजेडीज आ रही थी पहले उससे कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस्ड है. और इसमें जो स्टोरी दिखाई है वो रियल लाइफ स्टोरी है ऑफ सेंसी फैमिली की जो 16th सेंचुरी इटली के हैं. ठीक है, और इसका जो सेटिंग रखा है वो भी 16th सेंचुरी, क्योंकि स्टोरी वहाँ की है. तो रोम एंड इटली इसका क्या रखा है, सेटिंग रखा है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. So guys, question number 276, the term stress, keep in your mind, in deconstruction belongs to. तो देखिए सबसे पहले deconstruction सब आपका associated है जैक्स डेरिडा के साथ, जो आपके फ्रेंच फिलोसोफर फाउंडर भी हैं ऑफ कोर्स deconstruction के. तो यहाँ पर जो उन्होंने ट्रेस पूछा है, जो टर्म पूछा है आपने, तो आप मानेंगे कि जो ट्रेस है वो बेसिकली एक मार्क है ऑफ एब्सेंस विद इन प्रेजेंस. मतलब कि मार्क ऑफ एब्सेंस विद इन प्रेजेंस, यानी कि यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं कि जो एवरी साइन होता है या कोई भी वर्ड होता है कैरीज अ ट्रेस ऑफ अदर मीनिंग्स और डिफरेंस. मतलब हर एक वर्ड का एक दूसरा मीनिंग भी होता है जो वो कैरी करता है बट इन एब्सेंस में होता है. मतलब होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी जो भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपको, तो ट्रेस को उन्होंने वही बताया लाइक अ फुटप्रिंट जो इंडिकेट कर रहा है समथिंग दैट इज नॉट फुल्ली देयर. तो फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि कोई पैर आया था अभी लेकिन अभी नहीं है बट उसका एक निशान है. सो एग्जैक्टली जो आपका ट्रेस है कहीं ना कहीं उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज़ ऑफकोर्स एसोसिएटेड द टर्म बाय आपके जैक्स डेरिडा. सो ओवरऑल आपने जैक्स डेरिडा को इंपॉर्टेंटली स्टडी करना है और मैं इनका ये डीकंस्ट्रक्शन अपनी पास्ट वीडियोज़ में प्रॉपर मैनर में डिस्कस कर चुकी हूँ. जो भी आपको क्वेश्चन फ्रेम होते हैं विद दिस पर्टिकुलर थियोरी आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो इन अ ईजीएस्ट मैनर. रिटर्न नोट्स के साथ मैंने डिस्कस किया है. विलिंग है ज़रूर से चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल, जहां पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा रिवीजन पर्सपेक्टिव. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 277. यूजीन ओनील इज एसोसिएटेड विद. तो यूजीन ओनील आपके एसोसिएटेड ऑफ कोर्स नेचुरलिस्टिक ड्रामास के साथ. क्वेश्चन नंबर 278. कुली इज रिटन बाय. सो इट इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद एंड बेसिकली आपके इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में पाइनियर कंसिडर किए जाते हैं. 1936 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश. सिंगल डे स्टोरी है. नो कुली या अनटचेबल इज़ द सिंगल डे स्टोरी. कुली सिंगल डे स्टोरी नहीं है. ये बेसिकली मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ. ट्रस्ट मी विद जितने भी वर्क्स आपके RK नारायण के हो गए और मुल्क राज आनंद के हो गए या फिर आपके राजा राव के हो गए, तो कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है. कई बार उस चीज़ को मैंने क्लियर किया है इवन दो द कन्फ्यूज़न ऑलवेज. तो बेसिकली जो कुली है ना, ये जिसमें मुन्नू होता है जो एक विलेज बॉय होता है, पुअर विलेज बॉय, उसकी स्टोरी है कुली.
राइट इसमें आपको मुन्नू मिल जाएगा जो बेसिकली किस तरीके से उसको सेंड किया जाता है टू द सिटी कि जाओ जाके काम करो एज ए कुली लेबर की तरह। फिर वो एक्सपीरियंस लेता है एक्सप्लॉइटेशंस का, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, जब वो वर्क करता है हेयर एंड देयर। तो अर्बन पॉवर्टी का बेसिकली तो ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको मतलब मेन कैरेक्टर में मुन्नू मिल जाएगा जिसकी ट्रेजेडी बेसिकली जिसके एक्सप्लॉइटेशन के बारे में यहाँ पे बताया मुल्क राजानंद ने, जो एक सोशल रियलिस्टिक नॉवल है जहाँ पर उन्होंने एक्चुअल लाइफ डिपिक्ट की है ऑफ मुन्नू की, जो एक पुअर कुली होता है एंड उसके साथ क्या क्या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 279 यंग वॉर्डर इज अ नॉवल बाय। सो गाइज दिस इज द नॉवल विच इज एसोसिएटेड विद गॉथी, यानी कि आपके जो जॉन वॉल्गैंग वॉन गॉथी हैं जो जर्मन राइटर हैं, पोइट हैं और स्टेटमेंट्स भी हैं, लीडिंग फिगर भी हैं स्ट्रॉम एंड ड्रंक के। मैं फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रॉम एंड ड्रंक, जिसका मीनिंग है स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। इस मूवमेंट के साथ एसोसिएशन है, लीडिंग फिगर है ये ऑफकोर्स आपके जो गॉथी हैं, और 1774 में इनका ये नॉवल आ रहा है, कीप इन योर माइंड। और एपिस्टलरी नॉवल है, मतलब लेटर फॉर्म में इसको लिखा है, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द स्कूल फॉर स्कैंडल बिलोंग्स टू, सो दिस इज बिलोंग्स टू कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इंपॉर्टेंट वर्क है आपके आर बी श्रीधन का, और एग्जामिनेशन में ना कई बार रिपीट होता है, इनफैक्ट रिपीटेड फॉर्म में रिपीटेड टॉपिक है बेसिकली आपका इनका जो ये वर्क है आर बी श्रीधन का है, और वेरी इजी, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1777। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है, रेस्टोरेशन जो 18th सेंचुरी इंग्लिश कॉमेडी के आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑफ ग्रामेटोलॉजी इज रिटन बाय, सो गाइज इट वॉज रिटन बाय जैक्स डेरिडा, फ्रेंच फिलोसोफर एंड फाउंडर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। 1967 में इनका ये आ रहा है फ्रेंच एडिशन, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है दैट वाज केम इन 1976। इसी को रिवर्स कर देना, ये इनका फ्रेंच ओरिजिनल टाइटल है इसका, और जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रहा है दैट इज़ 1976। ठीक है, ये इनका लिटरेरी थियोरी डीकंस्ट्रक्शन का बेसिकली उसी फील्ड से एसोसिएटेड है, एंड फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क, आप इस वर्क में देखेंगे इन्होंने चैलेंज किया है लोगोसेंट्रिसिज्म। अभी लोगोसेंट्रिसिज्म करके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है एसोसिएटेड विद विच ऑथर, तो इनका एसोसिएशन लोगोसेंट्रिसिज्म का डेरिडा के साथ है। एंड यू सी इसमें इन्होंने बात किया है कि किस तरीके से लोगोसेंट्रिसिज्म द बिलीव दैट रीजन एंड स्पीच आर सेंट्रल। ठीक है, तो रेवोल्यूशनराइज्ड इनका स्टडी है लैंग्वेज, टेक्स्ट और मीनिंग को लेके, और उसी के रिगार्डिंग ये इनका फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है। यू कीप इन योर माइंड। अच्छा, इस वर्क को इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है किसने किया है आपने मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा किसने इस पर्टिकुलर वर्क को 1976 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, so guys question 282 we have light more light keep in your mind are the dang words of, ये किसके डैंग वर्ड्स हैं, तो आंसर वी हैव गॉथी, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो बेसिकली जो फ्रेज है लाइट मोर लाइट, ये डैंग वर्ड्स कहलाते हैं जॉन वॉल्फगैंग वॉन गॉथी के। जब उनकी डेथ हो रही थी, जो जर्मन पॉइट है, अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, तो जब इनकी डेथ हो रही थी ये जो प्ले राइट हैं आपके, तो दैट टाइम 1832 व्हेन ही द ईयर व्हेन ही गॉट डाई, तो उस ड्यूरिंग जस्ट बिफोर हिज डेथ इन्होंने इस फ्रेज को बोला था लाइट मोर लाइट। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स क्विकली टॉक्ड अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन 283 द वेरी ब्लूज इज बाय। सो गाइज दिस इज द वर्क विच इज एसोसिएटेड विद लैंगस्टन हग्स, ऑफकोर्स अफ्रीकन अमेरिकन आपके पोइट, एंड हार्लेम रेनिसा के की फिगर। ये जो इनका पोएम है दिस केम इन 1926। ठीक है, और इसका जो टाइटल है इनकी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश हुआ था 1926, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड लिरिकल पोएम है, जैज पोएट्री इसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द क्लॉक वर्क ऑरेंज इज रिटन बाय। तो गाइज ये जो आपका वर्क है ऑप्शन ए यानी कि एंथनी बर्गिस के साथ एसोसिएटेड है, जो आपके इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड ऑफ कोर्स कंपोजर एंड क्रिटिक भी हैं। 1962 में इनका ये वर्क आ रहा है, डेस्टोपियन सटायरिकल बेसिकली साइंस फिक्शन नॉवल है, जिसमें इन्होंने फ्री विल, मोरालिटी एंड सोशल कंट्रोल की बात की, जिसकी सेटिंग इन्होंने नियर फ्यूचर ब्रिटेन रखी है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन April is the cruelest month is from very recently have been asked in examination of UGC NET and many time repeated in before that
पर्टिकुलर ईयर ऑल्सो. सो दिस लाइन केम फ्रॉम द वेस्टलैंड जो 1922 में पब्लिश हो रहा है टी.एस. एलियट का. नेक्स्ट क्वेश्चन 286 द बरियल ऑफ द डेड इज सेक्शन. तो बेसिकली देखिए मैंने आपको कई बार बोला है कि द वेस्टलैंड के जो 5 फर्दर सेक्शंस हैं, द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड, इसको आपने क्रोनोलॉजी में एज इट इज रिवाइज रखना है अपने माइंड में, क्योंकि यहाँ से कई बार आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है. अभी ये जो बरियल ऑफ द डेड है ये फर्स्ट नंबर पर आपका आता है, यानी कि वेरी फर्स्ट इन क्रोनोलॉजी. द वेस्टलैंड पोएम 1922 जिसके 5 सेक्शन मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज भी करा दिए. और बरियल ऑफ द डेड आपका फर्स्ट बेसिकली पार्ट है जिसमें स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डिजोलेशंस के बारे में बात किया है. पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो डिसइल्यूजनमेंट हुआ था उसमें उस पर बेस्ड ऑन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन लाइफ डेथ एंड रिबर्थ को लेके, उससे एसोसिएटेड बेसिकली इनका ये वर्क है. जो फर्स्ट पार्ट है उसी में ये फेमस लाइन आया, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, जो पीछे अभी क्वेश्चन था. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द हंग्री टाइड फोकस ऑन. पिछली बार क्वेश्चन था द हंग्री टाइड वाज रिटन बाय. अभी यहाँ पे क्या फोकस कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सुंदरबन को. और आई थिंक दिस क्वेश्चन रिपीट अगेन, क्योंकि हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था, जो अमिताभ घोष का इंपॉर्टेंट वर्क है जहाँ पे सुंदरबन के बारे में डिस्कस किया है और 2004 में इसका ये पर्टिकुलर पब्लिश हुआ है. ठीक है, तो इंडिया के जो सुंदरबन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है. अभी नेक्स्ट वर्क वी हैव हु रोट डिक्लाइन एंड फॉल. सो गाइज बेसिकली ये जो वर्क है हु रॉट डिक्लाइन एंड फॉल जो है, बेसिकली इट इज एसोसिएटेड एवलिन वॉक के साथ एसोसिएटेड है, जो आपकी इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं. सटायर एंड डार्क ह्यूमर के लिए वी नो 1928 द ईयर व्हेन फर्स्ट इनका पब्लिश हुआ है ये नॉवल. बेसिकली सटायरिकल नॉवल है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द टर्म, लेट मी अरेंज फर्स्ट. द टर्म इपिफैनी इज फिक्शन इज पॉपुलराइज्ड बाय. इन फिक्शन, अगर मैं फिक्शन में इपिफैनी की बात करूं, इट इज पॉपुलराइज्ड बाय. सो क्वेश्चन वी हैव एंड द आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेम्स जॉयस. तो मैं आपको बता दूं जेम्स जॉयस जो आपके इरिश मॉडर्निस्ट राइटर हैं, इरिश मॉडर्निस्ट राइटर ही इज, स्पेशली इन ही शो स्टोरी, जो इनका शो स्टोरीज आया था डबलिनर्स, जो शो स्टोरी इनका कलेक्शन था डबलिनर्स में 1914 में जो इनका पब्लिश हो रहा है, यू सी इपिफैनी को इन्होंने इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन दिया है, जिसका मीनिंग है अ सडन मूवमेंट ऑफ इनसाइट, यानी कि जहाँ पर एक्सपीरियंस किया गया है कैरेक्टर के थ्रू एक सडन मूवमेंट. ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया है. सो होप यू अंडरस्टैंड है हियर. अभी आपको मैं बता दूँ जेम्स जॉयस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव. आपको इनके कोई भी वर्क क्विट नहीं करने हैं, सभी वर्क को स्टडी करना है. 290 द लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक यूजेस. क्या यूज़ किया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग. और बेसिकली ये जो वर्क है इट वॉज रिटन बाय टी.एस. एलियट. टी.एस. एलियट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम का एक पार्ट है, जहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट इसको 1915, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ, 1950 में ये फर्स्ट पब्लिश हो रहा है मैगजीन ऑफ वर्ड्स करके. पोएट्री जो मैगजीन ऑफ वर्ड्स है, तो उसमें पोएट्री, जिसको आप मैगजीन ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं, मैगजीन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा है, तो इसी में इसको फर्स्ट पब्लिश कराया गया है. तो आप इसमें देखेंगे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्योंकि जो स्पीकर है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने इनर थॉट्स को. ठीक है, सो आप देखेंगे ये जो बेसिकली पोएम है इसको नरेट किया है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ने, जो एक मिडिल एज सेल्फ कॉन्शियस मैन होता है, जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज फील कर रहा है, फियर ऑफ सोशल जजमेंट का. सो दिस इज अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 291 1984 फीचर्स. तो मैं आपको बता दूं 1984 दिस इज द नेम ऑफ नॉवल, जो आपकी बेसिकली जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल. और एग्जामिनेशन में कई बार आपसे रिपीट हुई है. एंड आपके जॉर्ज ऑरवेल जो इंग्लिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट और क्रिटिक भी हैं, एंड उनको हम डेस्टोपियन फिक्शन के लिए ज़्यादा जानते हैं. 1949 में फ्रेंड्स ये पब्लिश हुआ है, 1949 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. और जो पोएम का नॉवल का नेम है दैट इज़ 1984. ठीक है, ये एक डेस्टोपियन सोशल सटायर है, जिसका सेटिंग इन्होंने जो आपका एयर स्ट्रिप 1 है, मतलब कि जो फ्यूचरिस्टिक टोटलिटेरियनिज्म सोसाइटी है ना, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने एज ए सेटिंग यहाँ पे डिस्कस किया है. और यहाँ जो इन्होंने पूछा है ना फीचर्स, तो वो बिग ब्रदर, तो इसमें आपको ना बिग ब्रदर दिख जाएगा, जो लिव्स अंडर बिग ब्रदर, मतलब कि जो पूरी कम्युनिटी है, मतलब उस पर कंट्रोल है पार्टी का, बिग ब्रदर एंड द पार्टी का कंट्रोल है. तो हिस्ट्री एंड स्पीच उन्हीं को लेकर, मतलब तो इसमें काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इसको आप अगर एक बार रीड करेंगे यू रियली लाइक इट. ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव
द कैरेक्टर टेस बिलोंग्स टू, तो कैरेक्टर जो टेस है वो कहाँ से बिलोंग है, टेस ऑफ द अर्बरविल, जो ट्रेजेडी है आपके थॉमस हार्डी का, थॉमस हार्डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है और आई थिंक इट वाज पब्लिश 1891 या 1891 में ये पब्लिश हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको फर्स्ट सीरियलाइज किया था। ट्रेजेडी ऑफ कोर्स रियलिस्टिक नॉवल है जिसका सेटिंग वेसेक्स में रखा है, इंग्लैंड, जो बेसिकली फिक्शनल टाउन है आपके। थॉमस हार्डी ऑलमोस्ट अपने वर्क्स को जहाँ पे उसकी सेटिंग रखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन द टेम्पेस्ट एरियल इज, अभी टेम्पेस्ट, सो गाइज आपको पता है द टेम्पेस्ट आपके विलियम शेक्सपियर का इंपॉर्टेंट प्ले है, राइट। और इसमें जो एरियल है वो एरियल कहाँ है, क्या है एरियल, एरियल एक स्पिरिट है, ठीक है, एक स्पिरिट, एक सुपर नेचुरल बींग है, ऑफ कोर्स सर्वेंट भी है प्रॉस्पेरो का, जो एक मजिशियन होते हैं, और इंटेलेक्ट क्वालिटी इसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द आंसर। अभी नेक्स्ट वी हैव स्प्रंग रिदम इज यूज्ड बाय, तो स्प्रंग रिदम आपका हॉपकिंस के साथ एसोसिएटेड है, मैनी टाइम आई हैव यूज्ड और रिपीटेड क्वेश्चन है। द हार्ट ऑफ द मैटर इज नॉवल बाय, so guys this is the work by Graham Greene, option number C। इंग्लिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट एंड क्रिटिक हैं जिन्हें हम उनके मोरल डिलेमास के लिए जानते हैं। 1948 द ईयर व्हेन दिस पब्लिश, 1948, राइट, इंपॉर्टेंट नॉवल है। अभी नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेनिज्म इज एसोसिएटेड विद, तो बेसिकली ये जो विमेनिज्म टर्म है दिस इज एसोसिएटेड विद एलिस वॉकर। वैसे यहाँ पे जितने भी आपको फेमिनिस्ट राइटर दिख जाएंगे अलॉन्ग विद अपार्ट फ्रॉम टॉनी मॉरिसन, सिमोन डे व्योर, हेलेन सिक्सस, एलिस वॉकर, अपने अपने जो 4 फेजेस हम फेमिनिज्म में स्टडी करते हैं तो उसमें अलग अलग पीरियड में आप इनको देखेंगे, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अभी एलिस वॉकर जो है आपकी अफ्रीकन अमेरिकन राइटर और एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने ये जो टर्म है अपने 1982 में इनका कलेक्शन ऑफ एसेज आया था, 1982 में कलेक्शन ऑफ एसेज जो इनका आया था, इन सर्च ऑफ आर मदर्स गार्डन करके, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इन सर्च ऑफ आर मदर गार्डन, ठीक है। ये जो इनका कलेक्शन आया था एसेज का 1982 में, इस पर्टिकुलर कलेक्शन में इन्होंने विमेनिज्म ये जो टर्म है इसको कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका मीनिंग इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो एक सोशल और लिटरेरी थ्योरी होती है वो किस तरीके से एड्रेस करती है रेस, जेंडर एंड क्लास ऑपरेशंस को, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लैक वुमेन, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया इस टर्म को लेके, डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि विमेनिज्म एसोसिएटेड विद विच फेमिनिस्ट ऑथर या राइटर, सो एलिस वॉकर वी हैव, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, द शैडो लाइन्स इज रिटन बाय, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अमिताभ घोष ने इसको लिखा है और कई बार एग्जामिनेशन में अमिताभ घोष के आपको वर्क्स पूछे जाते हैं, सो आपने अमिताभ घोष को बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है। अमिताभ घोष पर बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी भी मैं अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इफ़ यू विलिंग टू वॉच दैट क्रोनोलॉजी बेस्ड ऑन वीडियो, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, उसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में आपको स्टडी करने होते हैं, इनफैक्ट जहाँ से आपको क्रोनोलॉजी पूछने के कंप्लीट चांसेस है, इनफैक्ट पूछी गई है, मैंने उन सबको कवर किया है, जरूर से मुझे बताइएगा इफ यू नीड, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द टर्म पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज कॉइंड बाय, सो गाइस दिस इज वेरी रिसेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, सो ये जो टर्म है आपका एसोसिएटेड है जीन फ्रांकोइस लोटार्ट के साथ, जो आपके फ्रेंच फिलोसोफर हैं एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव और मेजर फिगर भी है आपके पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी को लेके, और उनका एक वर्क आया था ला कंडीशन पोस्ट मॉडर्न करके 1979 में, जो बेसिकली फ्रेंच टाइटल है उसका। तो इन दैट पर्टिकुलर वर्क ही पॉपुलराइज दिस कॉन्सेप्ट पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जहाँ पर ये रेफर कर रहे थे स्टेट ऑफ नॉलेज एंड कल्चर इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़, जहाँ पर इन्होंने नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की को लेकर फोकस किया था, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 290 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज अ स्टोरी बाय, सो गाइस बेसिकली ये जो R.K. नारायण है, इन्होंने जो शो स्टोरी जो इनका कलेक्शन आया था तो उसी का ये पार्ट है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। सो बेसिकली आप देखेंगे 1947 द ईयर, तो इस तरीके से आपको सेपरेट वर्क भी पूछ लिया जाता है कलेक्शन से उठाकर, सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। ये इनका एक रियलिस्टिक नैरेटिव है विद ट्विस्ट एंडिंग के साथ, ठीक है। एक एन इंडियन जो विलेज है, टाउन है, बेसिकली मालगुडी सेटिंग ऑफ कोर्स नारायण्स के वर्क की, वहीं इसकी सेटिंग रखी गई है। और इस स्टोरी में ना एस्ट्रोलॉजर है, वो किस तरीके से रीड करता है पीपल का फॉर्चून इन द मार्केट प्लेस, सो स्टोरी अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 300 पर बेसिकली वी रीच गॉथिक नॉवल बिगिन विद, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बिगिन आपकी हो रही है वॉलपॉल है, तो फ्रेंड्स बेसिकली 18th लेट 18th सेंचुरी,
ठीक है। लेट 18th सेंचुरी जो टाइम पीरियड है अराउंड 1764 आप मान के चलिए एमर्ज हो रहा है इंग्लैंड में एज अ रिएक्शन अगेंस्ट इनलाइटनमेंट। तो जहां पर आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा रोमांटिसिज्म जो एम्फेसाइज कर रहे हैं इमोशन पर और साथ के साथ सुपर नेचुरल एंड मेडिवल एलिमेंट्स के साथ। तो बेसिकली 1764 में आई एम टॉकिंग अबाउट द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, द कैसल ऑफ ऑटरेंटो। ठीक है। ये जो वर्क है आपके हॉरेस वॉलपेल का कंसीडर किया जाता है फर्स्ट गॉथिक नॉवल, ठीक है, जहां पर कैजल घोस्ट और मेडिवल सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस्ड किया है। राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट आर्ग्यूज फॉर, किस चीज के लिए आर्ग्यू कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहा है। टीएस इलियट का वर्क है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अभी नेक्स्ट वी हैव द सॉरोज ऑफ सैटर्न इज रिटन बाय। सो गाइज ये जो वर्क है दैट इज एसोसिएटेड विद मैरी कॉरेल जो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, ऑफ कोर्स वाइडरली पॉपुलर हैं लेट 19th सेंचुरी में, जिनको रोमांटिक सुपरनैचुरल और मोरलिस्टिक फिक्शन के लिए जाना जाता है। बेसिकली ये जो इनका वर्क है 1895 में बेसिकली पब्लिश हो रहा है। सुपरनैचुरल और एलिगोरिकल नॉवल है जहां पर इन्होंने गुड वर्सेस इवल, मोरालिटी एंड टेम्पटेशन के बारे में बात किया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव 303 द रावण यूजेस। रावण में क्या यूज किया है, ट्रॉचिक ऑक्टामीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द गाइड एंड्स विद, गाइड कहाँ से एंड हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले लेट्स डिस्कस ये 1958 में आपका वर्क आ रहा है ऑफ कोर्स आर के नारायण का। और इसका जो एंडिंग है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था राजू कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा है पूरी नॉवल में, जो प्रोटैगनिस्ट भी है, और कहीं ना कहीं राजू की ना डेथ हो जाती है। मतलब आप देखेंगे जब राजू को लास्ट में सेल्फ रियलाइजेशन, मोरल रिडेप्शन और स्पिरिचुअल ट्रांसीडेंस हो जाता है उसका, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे राजू जो है डेथ हो रहा है उसका, डाइज हो रहा है वो। ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस नॉवल। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय, तो इट इज़ बाय मोहसिन हामिद जो आपके पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट हैं, और इनको लेके कई बार क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 2007 में इनका ये वर्क आ रहा है एंड इट इज़ रिपीट अगेन। ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव 360 अ शो स्टोरी विद अ सिंगल इंसिडेंट इज कॉल्ड। जो एक शो स्टोरी होती है जिसमें एक सिंगल इंसिडेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केच। ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज लिटरेचर इज बाय, वॉट इज लिटरेचर इज बाय। ये वॉट इज लिटरेचर किसने लिखा है, इट इज रिटन बाय जीन पॉल सार्टे। ऑप्शन नंबर ए द आंसर, जो आपके फ्रेंच एक्सिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर हैं। 1947 में इनका ये वर्क आ रहा है व्हाट इज लिटरेचर। ये इनका बेसिकली ऐसे है जहां पर इन्होंने डिस्कस किया है रोल एंड पर्पस ऑफ लिटरेचर फ्रॉम एग्जिस्टेंशियलिस्ट परस्पेक्टिव। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द टर्म थिक डिस्क्रिप्शन इज गिवन बाय। सो गाइस बेसिकली ये जो टर्म है आपका थिक डिस्क्रिप्शन, इट इज एसोसिएटेड विद क्लिफर्ड ग्रिट्स। क्लिफर्ड ग्रिट्स आपके अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने डिस्कस किया है दिस टर्म इन अपनी बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। तो ये जो इनका बुक था दैट केम इन 1973। इस बुक में इन्होंने इस पर्टिकुलर टर्म को डिस्कस किया है जिसमें वो बताते हैं को जो आपका टेक्सचुअलाइज्ड है, डिस्क्रिप्शन रहता है सोशल एक्शंस, रिचुअल्स और बिहेवियर्स को लेके, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने फोकस किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस इज सिंपल क्वेश्चन बट रियली टफ अगर आप उसको प्रॉपर मैनर में स्टडी करें। अगर आपको मीनिंग पता है ओनली देन यू कैन आंसर। डायस्पोरा लिटरेरी मीन्स, अभी लिटरेरी मीन्स पूछा है डायस्पोरा, अभी आपको पता होना चाहिए डायस्पोरिक राइटिंग्स कौन सी होती है। तो देखिए यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स का बिखरना। जिस तरीके से राइटर जो होते हैं बेसिकली अगर वो इंडिया में बॉर्न हो रहे हैं, अगर वो अमेरिका में सेटल हो रहे हैं, देन उनका जो एक एक्सपीरियंस है, जो अलाइनेशन का वो एक्सपीरियंस, माइग्रेशन जो उनका एक्सपीरियंस वो लोग एक्सप्लोर करते हैं आइडेंटिटी को लेके, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट को लेके, दैट इज लिटरेरी मीन्स ऑफ डायस्पोरा लिटरेचर। होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो दिस रिगार्ड दिस क्वेश्चन द गुड सोल्जर इज बाय। सो गाइज द गुड सोल्जर इट इज़ बाय फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड। इंपॉर्टेंट है, आपके इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एडिटर भी हैं और क्रिटिक भी हैं। मॉडर्निस्ट नैरेटिव टेक्निक्स के लिए वी नो
फोर्ड मैडक्स फोर्ड। और ये जो इनका वर्क है 1915 में पब्लिश हो रहा है, इनका मॉडर्निस्ट नॉवल है जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ट्रैजिक रोमांस आप इसमें देखने को मिलेगा आपको। अभी नेक्स्ट वी हैव रेप ऑफ द लॉक इज़ा। क्या है ये? इट्स अ मॉक एपिक जो 1712 एंड देन 1714 में आ रहा है। कितने कितने कैंटोस के साथ आ रहा है? कई बार मैं रिवाइज करा चुकी हूँ, कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द इंग्लिश पेशेंट वॉन। इंग्लिश पेशेंट को बुकर प्राइज मिला है, कब मिला है? एंड इट वॉज रिटन बाय, सो गाइज इट वॉज रिटन बाय माइकल उदानजी, राइट, श्रीलंकन कैनेडियन पोइट नॉवेलिस्ट हैं जो आपके 1992 द ईयर व्हेन इट वॉज पब्लिश। और इस पर्टिकुलर वर्क को जो अवार्ड मिला है सेम ईयर मिला है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी लेट्स क्विकली मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स। So guys, basically this is statement or you can say line. Language is a system of reference without positive terms associated with thinker we have Ferdinand de Saussure. अभी language की बात हो रही है और Saussure का नाम ना है, it's not possible. तो basically यहाँ पर Ferdinand, जो ऑप्शन सी है आपका नेक्स्ट पेज पे है, Ferdinand de Saussure, ठीक है, Saussure, ओके, इन्होंने दिया है, कीप इन योर माइंड। अभी नेक्स्ट वी हैव काफ्का ऑन द शोर इज बाय, दिस इज हारुकी मुराकामी, ठीक है, हारुकी मुराकामी जो नेक्स्ट आपके ऑप्शन सी है, जापानीज नॉवलिस्ट है, जापानीज कल्चर में लिटरेचर में आप देखेंगे जापानीज आपके नॉवलिस्ट हैं और जिनको लेकर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता ही है। जापानीज मैंने अभी कंप्लीट नहीं कराया, मैं मेजर 5 ऑथर्स आपको कराऊंगी जापानीज लिटरेचर के, जहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिल ही जाएगा, ठीक है। रिसेंटली मतलब इन फ्यूचर और फर्दर 2 और 3 डेज़ में मैं आपका पब्लिश करा दूंगी ये पर्टिकुलर जो मेरा वीडियो है बेस्ड ऑन आपका जापानीज लिटरेचर। सो ये जो आपके हारुकी मुराकामी है, ये मैजिकल रियलिज्म, सरेलिज्म और एग्जिस्टेंशियल थीम्स को लेकर कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड है। और ये जो इनका वर्क है ना, काफ्का ऑन द शोर, ये इनका 2002 में पब्लिश हो रहा है, लेकिन जापानीज में इट वाज रिटन ओरिजिनल और देन इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रहा है दैट केम इन 2005। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एंड राइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गर्ल इज अ स्टोरी बाय। सो गाइस, ये जो स्टोरी है इट इज़ बाय किनकैड, यानी कि जिनका नाम है जमाइका किनकैड, जो बेसिकली अमेरिकन राइटर हैं और शो स्टोरी एसेस के लिए भी नो हर। 1978 में इनका ये शो स्टोरी है, बेसिकली फेमिनिस्ट लिटरेचर से एसोसिएटेड है, पब्लिश हो रहा है। अभी नेक्स्ट वर्क वी हैव 316 द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग इज रिटन बाय, तो दैट इज बाय, सो बेसिकली ये जो वर्क है ये फ्रेंच लिटरेचर से एसोसिएटेड है और इसके जो ऑथर हैं आपके मिलान कुंदेरा, जो आपके फ्रेंच राइटर हैं जिन्हें हम उनके फिलोसॉफिकल नॉवेल्स के लिए जानते हैं। 1984 में इट वाज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच ऑफ कोर्स, और देन आफ्टर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है। नो, ओरिजिनली ये फ्रेंच ट्रांसलेशन इसका लेटर आया है, उससे पहले ये सिज में लिखा है, ओरिजिनली सिज में लिखा है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इट्स ऑल्सो अ लैंग्वेज, ओके। सो 1984 में ओरिजिनली इट वॉज पब्लिश हो रहा है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वी हैव बैटल रॉयल इज अ चैप्टर फ्रॉम, सो गाइस मैं आपको बता दूं बैटल रॉयल जो इनविजिबल मैन वर्क है दैट वाज रिटन बाय राल्फ एलिसन, जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं, जो 1952 में बेसिकली इनका ये वर्क आया था, उसी का ये चैप्टर है बैटल रॉयल, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो एज द ओपनिंग चैप्टर है बेसिकली इनविजिबल मैन का, सो जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एवरी मैन क्या है? एक मोरालिटी प्ले है दैट रिपीट इन एग्जामिनेशन ऑफ योर। नेक्स्ट वी हैव मैन काइंड एंड विजडम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स मोरालिटी प्लेज इंपॉर्टेंट है। एंड द यॉर्क साइकिल कंसिस्ट ऑफ, यॉर्क साइकिल में आपको कितने प्लेज मिल जाएंगे? 48 प्लेज। पर्टिकुलर आई हैव डिस्कस जब मैं आपको ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट करा रही थी सीरीज, उसमें मैंने कंप्लीट आपको ये मोरालिटी, मिरेकल, जितने भी प्लेज यू हैव स्टडीड, एवरी मैन हो गया आपका, मैनकाइंड हो गया, वी हैव जस्ट डिस्कस इन डिटेल मैनर। द सेकंड शेफर्ड्स प्ले बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग है ये? टाउनले साइकिल। सो बेसिकली जो आपके प्लेज हैं पर्टिकुलर साइकिल से एसोसिएटेड है, क्योंकि वी हैव नो प्रॉपर ऑथर नेम, दैट्स वाई इसको साइकिल में इंक्लूड किया है। और साइकिल जो पर्टिकुलर है जैसे यॉर्क साइकिल, चेस्टर साइकिल, तो इनमें भी फर्दर आपको नंबर्स ऑफ प्लेज मिल जाएंगे। सो दिस इज द वे ऑफ पब्लिकेशन दीज ऑल प्लेज जो एनोनिमस आपके हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट
पार्ट ऑफ PYQ इज द अर्लीस्ट फुल लेंथ, क्या है ये, इट्स अ मोरालिटी प्ले, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव हु रोट मैग्नीफियरेंस, तो ये जो आपका वर्क है दैट इज जॉन स्केलेटन ने लिखा है, मैंने इस पर्टिकुलर वर्क के बारे में भी डिस्कस किया है। द 4 Ps इज रिटन बाय, दैट इज बाय जॉन हैवर्ड। Ralph Royster Doyster is considered the first English, what first English comedy it is. Okay, next question. Author of Grammar Girton's Needle, कौन है ऑथर इसके, आंसर वी हैव बिशप जॉन स्टिल। अभी नेक्स्ट वी हैव गॉबड्यूक फेरिक्स एंड पोरिक्स, another title is the first English tragedy. Okay, अभी नेक्स्ट वी हैव ऑथर्स ऑफ गॉबड्यूक, कौन है ऑथर, सैकविल एंड नॉर्टन। The Spanish tragedy is written by, answer we have Thomas Kyd. Many time I have discussed Tamburlaine the Great. This is by Marlowe. And 3031, which play is by Robert Greene? So answer we have James the Fourth. So guys, here I discussed 331 question with you all. Hope you practice on daily basis, क्योंकि ये आपको definitely great result देने वाले after your examination. अगर आप कंप्लीट इस सीरीज को विद कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करते हैं इन अ प्रॉपर मैनर, जो भी मैं फैक्ट्स आपको सजेस्ट करती हूँ विद दिस रिवीजन ऑल्सो, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एंड यू सी योर सेल्फ आफ्टर एग्जामिनेशन कि आपने डेफिनेटली कुछ अच्छा किया था एग्जाम्स में ऑफ योर। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और इफ़ यू वांट टू गेट कंप्लीट फाइल ऑफ माइंड जहाँ पर आपको 50+ MCQs मिल जाएंगे बेस्ड ऑन आपके सेट एग्जामिनेशन एंड नेट, तो क्विकली ज्वाइन, आपको मेंबरशिप करना होगा स्कॉलर चेकिंग यू स्टार्ट टू गेन, एंड यू ईजिएस्ट मैनर कैन गेट फ्रॉम देयर दीज कंप्लीट PDF फाइल्स, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मोर अकॉर्डिंगली। एंड अगर आपने वीडियो देख लिया है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आफ्टर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, मे बी मैं शाम को फिर से आपको एक वीडियो, इवनिंग वीडियो में जितना भी मेरा फर्दर आप अपना MCQs अभी हमारा बचा है बेस्ड ऑन सेट एंड नेट एग्जामिनेशन, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।